हम उस पर्दे को गिराने की कोशिश करेंगे जिसने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक भारत वो है जिसमें कांवड़ यात्रा के मार्ग में मस्जिदें नहीं आ सकती, और दूसरा भारत वो है जहां मुहर्रम के जुलूस में मंदिर नहीं आ सकते। और इन दोनों देशों के बीच, यानी इन दोनों ही भारत के बीच अब एक पर्दे की दीवार खड़ी हो गई है जिसने हमारे देश को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया है। और इस बात को आप आज इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार से आई हैं, जहां पुलिस ने एक मस्जिद और मजार के सामने इसलिए पर्दा लगवा दिया क्योंकि ये मस्जिद कांवड़ यात्रा के रास्ते में आती है। उत्तराखंड की सरकार का कहना है कि वो इस बात को लेकर आशंकित थी कि कांवड़ यात्रा के दौरान इन मस्जिदों और मजारों को देखकर लोग उत्तेजित हो सकते हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन मस्जिदों को पर्दे से ढकवा दिया गया ताकि किसी की नजर इन पर ना पड़े। लेकिन बाद में जब इस पर विवाद होना शुरू हुआ, लोगों ने आपत्ति जताई, तो सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया और अब इन पर्दों को मस्जिद से हटा दिया गया है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब हिंदुओं को खुश करने के लिए किसी सरकार ने मस्जिदों का ऐसा अपमान किया है और उन्हें पर्दों से ढकने की कोशिश की है। नेम प्लेट लगाने का मामला भी थमा भी नहीं था कि हरिद्वार प्रशासन फिर से चर्चा में आ गया है। हरिद्वार प्रशासन ने यहाँ पर कांवड़ मार्ग पे जो मस्जिद और मजार हैं उनके आगे पर्दे लगाकर उनको ढक दिया है। कहा जा रहा है कि ये कांवड़ की वजह से, क्योंकि यहाँ से कांवड़िये निकलते हैं, इस वजह से काम किया गया है। यहाँ जो मस्जिद है और जो मजार है उनके जो संचालक है उनसे जब इस बारे में बात की गई, उनका कहना है कि 40 साल में इससे पहले अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये पहली बार है जब उनके आगे, मस्जिद के आगे या मजार के आगे पर्दे लगाए गए हैं। ये प्रशासन ने लगवाया जी। क्यों इसको तो लगवाया? हमें नहीं पता जी, ना हमें बताया। जब लगवाया तब भी बात नहीं करी ना आप लोगों ने? ना क्यों लगवाया, क्यों वजह? ना, ये ना कोई बताया हमें। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या ना वजह हो ये- सकती है इसके? बस हमें तो ये समझ में आ रहा है, तो सरकार जाने जी, हमें तो पता नहीं। हम तो 40 साल में पहली बार देख रहे हैं जो लगा। ये मालूम नहीं जी क्यों लगाया। ये कह रहे लोग आगे के जी मस्जिद ढकने के लिए लगाया। ये मस्जिद खोला नहीं, आज से पहले तो कभी पर्दा लगा नहीं है। इससे पहले कभी लगा है यहाँ पर इस तरह की पर्दा लगाने की बात हुई है? ना जी कभी कोई बात नहीं है, कभी कोई पर्दा नहीं लगाया जी। ये प्रशासन ने लगवाया, कह रहे हैं कि यहाँ से सुरक्षा की दृष्टि से लगा रहे हैं हम। वैसे पहले कभी नहीं लगा। मेरी 60 साल की उम्र है, मैं यहीं रहता हूँ बचपन से ही, यहाँ कभी नहीं लगा। मैं दुकानदार भी हूँ यहाँ मस्जिद का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं, और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार हुआ है हरिद्वार जनपद में? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसकी देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। तो सत्यानाशकारी निर्णय है और संकीर्णता, हमारे उत्तराखंड के नाम को खराब करने वाला निर्णय है। ऐसी बेहूदगी कोई सोच सकता है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। हिंदू धर्म इतना संकीर्ण हो गया कि मुस्लिम धर्म के या किसी दूसरे धर्म के देवस्थलों को देखने से जो है वो संकुचित हो जाते। इतनी छुई मुई हो गए हम, इतनी संकीर्णता हम आ गई है। ये निर्णय बहुत ही दर्दनाक है। जी मैं यही खड़ा होता। ये घटना सही नहीं है, ये तो ठीक बात है, लेकिन जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में इस तरह की घटना पहली बार हो रही है, उन्हें आज इन तस्वीरों को भी कुछ ध्यान से देखना चाहिए। अब दूसरा हिस्सा देखिए। पर्दे के इस तरफ की तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, अब पर्दे के दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, और यह तस्वीर है पिछले साल पश्चिम बंगाल के मालदा की। पिछले वर्ष मालदा में जिस रास्ते से मुहर्रम का जुलूस निकलना था, उस रास्ते में आने वाले एक मंदिर को बिल्कुल इसी तरह से पर्दों से ढक दिया गया था, ताकि जुलूस जो निकल रहा है मुहर्रम का, उसमें शामिल होने वालों की नजर
इस मंदिर पर ना पड़े, इसलिए इस मंदिर को ढक दिया गया था। यह पश्चिम बंगाल की घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक गणेश मंदिर को सिर्फ इसलिए पर्दों से ढक दिया गया था क्योंकि इस मंदिर के रास्ते से मुहर्रम का जुलूस निकलना था। और यहां बात सिर्फ इन मंदिरों और मस्जिदों को पर्दों से ढकने की नहीं है। पिछले साल पश्चिम बंगाल और दिल्ली में मुस्लिम इलाकों से रामनवमी का जुलूस निकालने का भारी विरोध हुआ था और इस विरोध के दौरान इन धार्मिक जुलूसों पर पत्थर बरसाए गए थे। बहुत सारे लोगों का क्या कहना था कि रामनवमी का जो जुलूस है, रामनवमी की जो यात्रा है, ये मुस्लिम इलाकों से होकर नहीं गुजर सकती। और इन दंगों के बाद इसी देश के कुछ विपक्षी नेताओं ने यह कहा था कि इन दंगों के लिए हिंदू जिम्मेदार हैं क्योंकि वो मुस्लिम इलाकों से रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे। गलती उनकी है, वो मुस्लिम इलाकों में क्यों गए। और आज हमारा बड़ा सवाल यह है कि भारत में यह बंटवारा कब से हुआ, इस देश में कब से ऐसा हुआ कि ये मुस्लिम इलाके हो गए, ये हिंदू इलाके हो गए, ये ईसाइयों के इलाके हो गए, ये सिखों के इलाके हुए। ये बंटवारा हुआ कब? इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारा देश अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अब इस देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये मुस्लिम इलाके बन चुके हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से कावड़ यात्रा के रास्ते में मस्जिदें नहीं आ सकती। और यह बहुत ही चिंताजनक बात है जिसका आज हम आपको एक समाधान बताना चाहते हैं। और ये जो समाधान है, इस पर पश्चिमी देश पहले से ही अमल कर रहे हैं। हमारे देश में फिलहाल मंदिरों को या मस्जिदों को इसलिए पर्दों से ढका जाता है क्योंकि सरकारें ऐसे मामलों में धर्म के हिसाब से चलती हैं, धर्म के हिसाब से सोचती हैं और इन सारे मामलों को धार्मिक मानती हैं। लेकिन जिस दिन हमारे देश की ये अलग अलग सरकारें कानून व्यवस्था के हिसाब से सोचने लगेंगी और धर्म की बजाय कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कदम उठाने लगेंगी, तो ये सारे विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? असल में जब भी ऐसी कोई बात होती है, इन्हें धार्मिक यात्रा मान लिया जाता है और प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश की जो पुलिस है, प्रशासन है, उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। और कानून व्यवस्था को जो भी तोड़े उस पर एक्शन होना चाहिए। और इस बात को आप पश्चिमी देशों के उदाहरण से आज समझ सकते हैं। पश्चिमी देशों में सरकारें और पुलिस किसी भी समस्या को, किसी भी चुनौती को, किसी भी स्थिति को धर्म के चश्मे से नहीं देखती, बल्कि वो इसे कानून व्यवस्था के नजरिए से देखती है। और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो। और फिर कानून व्यवस्था के लिए जो भी सही होता है उस कदम को वो उठाते हैं और इसी के कारण उन्हें कभी अपने एक्शन से पीछे नहीं हटना पड़ता। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर अभी हाल ही में इसी हफ्ते एक बड़ी घटना हुई जिसमें पाकिस्तान से आए एक परिवार का एक यात्री से झगड़ा हो गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। जब पुलिस ने इस परिवार के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो ऐसा आरोप है कि इन लोगों ने 3 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिनमें ये पुलिसकर्मी घायल भी हुए। और इसके बाद एयरपोर्ट पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों ने एक आरोपी मोहम्मद फहीर और मोहम्मद अमाद को घेर कर नीचे गिराया और इस दौरान बहुत सख्ती से वो इन लोगों से निपटे। और एक पुलिसकर्मी इस आरोपी लड़के को बुरी तरह से मारते हुए भी दिख रहा है क्योंकि इसका एक वीडियो सामने आया। और बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद अब इस पुलिसकर्मी को जांच पूरी होने तक सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वहां इस घटना को कानून व्यवस्था के हिसाब से संबंधित माना गया और लोग ये बात कर रहे हैं कि इस पुलिसकर्मी ने इस यात्री के साथ बिल्कुल ठीक किया। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि इस पुलिसकर्मी ने एक मुसलमान को उसके धर्म के कारण नीचे गिराकर इस तरह से मारा और इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया। और वहां इन पुलिसकर्मियों ने जब ये एक्शन लिया इन लोगों के खिलाफ तो इनके दिमाग में ये नहीं था कि ये लोग किस धर्म को मानने वाले हैं। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं कि ये क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, ये क्रिश्चियनिटी को मानते हैं या ये हिंदू हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हम एक इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा सलूक करेंगे, उसे गिरफ्तार करेंगे या उसके साथ मारपीट करेंगे तो इससे बाकी के मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे, बाकी के मुसलमान सरकार से नाराज हो जाएंगे और उसके बाद वो सरकार को वोट नहीं देंगे, किसी अमुक पार्टी को वोट नहीं देंगे। वहां
ये जब इस तरह की बातें होती हैं, ये सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब इस तरह की बातें भारत में होती हैं तो हम उसे एक धार्मिक एंगल दे देते हैं। भारत में पिछले साल दिल्ली में एक पुलिसकर्मी ने सड़क पर नमाज पढ़ रहे एक व्यक्ति को वहां से हटाने के लिए उसे लात मार दी थी, और तब हमारे देश में एक मामला बहुत बड़ा बन गया था, और ये एक मुसलमान को लात मारने का मामला बन गया, जबकि ये मामला असल में सड़क पर बिना अनुमति के नमाज पढ़ने का था, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन जब पुलिस कर्मी ने ये काम किया तो इसे पूरा धार्मिक एंगल दे दिया गया। हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इस पुलिसकर्मी ने उस समय जो किया था वो सही था या गलत था, ये सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे हैं, हो सकता है उसने गलती की हो। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में हर चीज में, हर एक्शन में धर्म पहले आ जाता है, और पुलिस वालों के हाथ भी बंध जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ भी बंध जाते हैं, और फिर बड़ी बड़ी पार्टियों के हाथ भी बंध जाते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर एक खास धर्म के लोगों को हमने इस तरह से उनके ऊपर एक्शन ले लिया तो फिर वो हमें वोट नहीं देंगे। लेकिन जब दूसरे देशों में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वहां की पुलिस इस बात को स्पष्ट कर देती है, और उसे यह स्पष्टता होती है कि उन्होंने जो कार्रवाई की है वो कानून व्यवस्था के लिए जरूरी थी, और धर्म के हिसाब से वो नहीं सोचते। इसमें धर्म के हिसाब से कोई सोच होनी ही नहीं चाहिए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका एक ही हल है कि हमारे देश की सारी सरकारें, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, और सारी पुलिस फोर्स धर्मनिरपेक्ष होकर, अगर हर समस्या को धर्मनिरपेक्ष होकर सिर्फ एक कानून व्यवस्था की समस्या मानेगी और कानून के हिसाब से जो सही होगा अगर वो करेगी, तभी हमारे देश में ये पर्दा गिर पाएगा। और आज हम ये कह रहे हैं कि सड़क पर अगर कोई भी कब्जा करता है, कोई भी धार्मिक जुलूस अगर ऐसा है जो सड़क पर कब्जा करके हो रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है, तो फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। चाहे वो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हो, या वो हिंदू धर्म से जुड़ा हो, या वो किसी और धर्म से जुड़ा हो, अगर कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है तो फिर उस पर एक्शन होना ही चाहिए। ये नहीं कि एक धर्म को इजाजत दे दी और दूसरे धर्म को इजाजत नहीं दी। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जब लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगाया तो फिर सबके लिए लगाया। वो लाउड स्पीकर ना फिर मस्जिद पर रहेगा और ना फिर मंदिर पर रहेगा, और ऐसा ही होना चाहिए। आपको अब हम बताएंगे कि उत्तराखंड के नैनीताल में, नैनीताल तो बहुत बड़ा हिल स्टेशन है, आप भी बहुत बार गए होंगे। नैनीताल में 73 वर्ष के मोहम्मद आबिद हुसैन पिछले 35 वर्षों से एक ऐसा रेस्टोरेंट क्यों चला रहे हैं जिसका नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है, और इस रेस्टोरेंट का नाम है अन्नपूर्णा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, जो नैनीताल के मशहूर मॉल रोड पर बना हुआ है। यह वहां का बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, वहां जाने वाले तमाम लोग इसके बारे में जानते हैं, वहां रहने वाले लोग भी इसके बारे में जानते हैं। अन्नपूर्णा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। यह रेस्टोरेंट पिछले 35 वर्षों से इसी नाम से चल रहा है, लेकिन अब यह पता चला है कि इसके असली मालिक का नाम है मोहम्मद आबिद हुसैन, और मोहम्मद आबिद हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम देवी अन्नपूर्णा के नाम पर रखकर कितने वर्षों तक लोगों को धोखे में रखा, उन्हें बेवकूफ बनाया और उनके साथ विश्वासघात किया। लेकिन मोहम्मद आबिद हुसैन का कहना है कि उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया, और उनके रेस्टोरेंट पर पिछले 35 वर्षों से साफ साफ लिखा है, और जो लिखा है वही वो उन्होंने किया है। 35 साल से वो शुद्ध शाकाहारी खाना ही परोस रहे हैं इस रेस्टोरेंट में, और उनका यह भी दावा है कि आज से 35 वर्ष पहले नैनीताल के इसी मॉल रोड पर इसी नाम से एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, जो बाद में बंद हो गया, और इसके बाद मोहम्मद आबिद हुसैन ने अपने इस रेस्टोरेंट का नाम उस पुराने रेस्टोरेंट के नाम पर रख लिया, यानी अन्नपूर्णा रख लिया। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि मोहम्मद आबिद हुसैन को आखिर देवी अन्नपूर्णा के नाम से अपना रेस्टोरेंट चलाने की आवश्यकता क्या थी, और उन्होंने अपनी पहचान को लोगों से क्यों छिपाया। यह असल में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ का मामला है। इस शहर में मुझे 70 साल हो गए रहते हुए, और 32-35 साल से मैं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट चला रहा हूँ।
इंडिया होटल के पास में पहले अन्नपूर्णा नाम का एक रेस्टोरेंट था, जिसके बंद होने की वजह से बाद फिर मैंने इसका नाम अन्नपूर्णा रखा और आज तक मैं इसी प्योर वेज पर ही काम कर रहा हूँ और फूड लाइसेंस हमारा मेरे नाम पर ही है, आबिद हुसैन अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। और मेरा वहाँ जो 15-16 आदमियों का स्टाफ है, सब शिव को मानने वाले हैं, सब हिंदू हैं और 15-20 साल से मेरे वहाँ स्टाफ काम कर रहा है। मैं भी अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे को भी यहाँ 14-15 साल हो गए काम करते हुए। मैं अन्नपूर्णा में 2009 से लगा हूँ। जब 2024 आ गया तब से यहीं हमारे सामने तो शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है, ऐसी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। 15 साल यहाँ काम करते हुए हो गए, 15 साल करते हुए थाना खरगोड़ा रहने वाला हूँ, अल्मोड़े का हूँ। अब आज बड़ा सवाल यही है कि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू नामों से अपनी दुकानें और रेस्टोरेंट आखिर क्यों चला रहे हैं, और हिंदू कभी मुसलमान के नाम पर अपनी दुकानों के नाम क्यों नहीं रखते, ये एक बड़ा सवाल है। कल भी हमने आपको कहा था कि जिस मुजफ्फरनगर में 41% मुसलमान रहते हैं और 57% हिंदू रहते हैं, वहां श्री बालाजी कैंटीन के मालिक देवराज कश्यप हैं, तेजस्वी होटल के मालिक भी हिंदू हैं, देव होटल के मालिक भी हिंदू हैं और वैष्णवी भोजनालय के मालिक भी हिंदू हैं। लेकिन बाबू ढाबा के मालिक बाबू खान है, संगम भोजनालय के मालिक भी मोहम्मद सलीम है और चीतल ग्रैंड के मालिक मोहम्मद शाकिर राणा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं ने मुजफ्फरनगर में अपनी दुकानों के नाम नहीं बदले, लेकिन बहुत सारे मुसलमानों ने अपनी दुकानों के नाम बदल दिए। ऐसा क्यों? बदलने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ रही है? और यहां भी हम यही कहेंगे, कानून सब पर बराबर लागू होना चाहिए। जिस दिन हमारे देश के प्रशासन ने, सरकार ने और पुलिस ने यह सोच लिया कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं वाकई में, और कानून सब पर बराबरी से लागू होगा और इसमें धर्म का एंगल नहीं आएगा, तो फिर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इस मामले में भी अगर किसी को अपने दुकान की पहचान बतानी है, दुकान के मालिक की पहचान बतानी है, ढाबे के मालिक की पहचान बतानी है, तो ये सब पर लागू होना चाहिए। हिंदू को भी बतानी पड़ेगी, मुसलमान को भी बतानी पड़ेगी, सिख को भी बतानी पड़ेगी और ईसाई को भी बतानी पड़ेगी। पारसी होगा उसे भी बतानी पड़ेगी कि इस दुकान का मालिक कौन है, और आप अपने सर्टिफिकेट की कॉपी अपनी दुकान के बाहर लगा सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि इस दुकान का संचालन कौन कर रहा है और इसका जो सर्टिफिकेट है, इसका जो लाइसेंस है, इसका लाइसेंस असल में किसके नाम पर है। तो कानून सब पर बराबर से लागू हो जाएगा। असल में जब हम ये कहते हैं कि ये फैसला हिंदुओं के खिलाफ हो गया, ये फैसला मुसलमानों के खिलाफ हो गया, तब हमारे देश में ये बंटवारा हो जाता है। आज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे देश में कुछ मीट एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के हैं, लेकिन उनकी कंपनियों का नाम मुसलमानों के नाम पर रखा गया। ऐसे भी लोग हैं, जैसे अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक का नाम है सुनील कपूर और वरुण कपूर। मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार इसकी आलोचना करते हैं और विरोध करते रहते हैं, लेकिन जब कोई हिंदू भी इस तरह की आपत्ति जताता है तो इसे मुस्लिम विरोधी मान लिया जाता है, जबकि इस मामले में मुस्लिम विरोधी जैसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम नाम से अपनी कंपनी चला रहा है, ढाबा चला रहा है, कोई और काम कर रहा है, उसे भी बताना होगा कि मैं इस कंपनी का मालिक मुसलमान नहीं हिंदू है। और अगर कोई मुसलमान हिंदू नाम से चला रहा है तो उसे भी बताना चाहिए कि इस कंपनी का असली मालिक कौन है। इस प्रकार से कानून बराबर सब पर लागू होगा और यह धर्म का मामला नहीं बल्कि कानून व्यवस्था का मामला बन जाएगा। और हर समस्या को हमारे देश की पुलिस को, सरकार को और प्रशासन को सिर्फ कानून व्यवस्था के चश्मे से देखना चाहिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। लोकसभा चुनावों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक ही समय पर दिल्ली में मौजूद हैं। शनिवार को नीति आयोग की बैठक होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए तीनों नेता दिल्ली आए हैं। लेकिन अब जब ये तीनों नेता दिल्ली आ गए हैं तो अब खबरें ऐसी भी हैं कि बीजेपी में अंदर ही अंदर इन तीनों नेताओं से चर्चा को लेकर एक नीति बनाई जा रही है और दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की भी मुलाकात हो सकती है। और इस बैठक में बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी
शामिल हो सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जितनी भी बैठकें की उनसे केशव प्रसाद मौर्य अनुपस्थित रहे, लेकिन अब नीति आयोग की बैठक के लिए ये सब दिल्ली आ गए हैं और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि जो बैठक है ये प्रशासनिक मामलों को लेकर है, इसमें पार्टी के मामले डिस्कस नहीं होंगे, लेकिन इस बैठक के आगे और पीछे और दूसरी बैठकें हो सकती हैं। और इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है या नहीं। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष बीजेपी की इस अंदरूनी लड़ाई का पूरा फायदा उठा रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि विपक्ष इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है और विपक्ष चुनाव से पहले से ही इस बात को लगातार कहता जा रहा था कि अगर बीजेपी जीती तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल था जो विपक्ष खेल रहा था और वही खेल आज भी चल रहा है। आज ही अखिलेश यादव ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के वाईफाई पर काम कर रहे हैं और वो दिल्ली का एक मोहरा है, दिल्ली का पासवर्ड उन्हें पता है। जबकि धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उनकी तरफ से 100 लाओ सरकार बनाओ का मॉनसून ऑफर अब भी खुला हुआ है। और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बातों को लिए कह दिया है, 100 लाओ सरकार बनाओ मानसून ऑफर। तो ऑफर अभी भी है? अभी मानसून चल रहा है। तो अच्छा आगे भी और भी कोई ऑफर होगा? मानसून चल रहा है ना। लेकिन बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या स्थिति खराब है बीजेपी की, आपको लग रहा है? ये उनका आंतरिक मामला, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा तो सार्वजनिक ऑफर है। 100 किसको बोल रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य को बोल रहे हैं, किसी और को बोल रहे हैं? भाई जो लाए। तो चुनाव तक तो इन सारे नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में इस तरह की बातें फैलाई। अब इनका सारा जोर केशव प्रसाद मौर्य पर है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने भी इन आरोपों पर पलटवार किया है और अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी का मोहरा बताया है। उन्होंने आज एक पोस्ट लिखा है सोशल मीडिया पर जो इस समय आपके सामने है और वो मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं समाजवादी पार्टी सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी। भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दीजिए, ऐसा उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी है। इस सब के बीच लखनऊ में भी बैठकें चल रही हैं और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि राज्य में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की चर्चाएं बिल्कुल गलत है। सारे विषय पार्टी के, सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज्यादा है। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको नहीं, ऐसा कुछ। लेकिन आज आपको यह भी जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन जब इस बार बहुत खराब रहा तो बीजेपी ने भी अपना बड़ा पोस्टमार्टम किया है, कार्यकर्ताओं से बात की है, नेताओं से बात की है, अंदरूनी बैठकें की हैं और उन सारी बैठकों में जो बात निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई है? बीजेपी से गलती कहां हुई? इन लोगों का कहना है, योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक में यही कहा कि एक बहुत बड़ा कारण तो यह है कि बीजेपी को, बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास हो गया था, यानी ओवर कॉन्फिडेंस था और बीजेपी इस बार जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में मारी गई। इतना ज्यादा आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए था। उन्होंने तो मान के ही चल लिया कि हमारी तो 400 सीटें आ ही रही हैं। उन्होंने मान के ही चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी हमारी 70 सीटें आ जाएंगी, 70 नहीं आई तो कम से कम 65 तो आ ही जाएंगी। इस गलतफहमी में बीजेपी चुनाव में उतर गई। तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी थी जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। दूसरा, जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं उनकी उत्तर प्रदेश में अनदेखी हो रही थी। प्रशासन उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा था। बड़े बड़े अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से उनकी बन नहीं रही थी। यानी जमीन पर काम करने वाला बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो
जुटा नहीं इस बार पूरी ताकत से, क्योंकि वो नाराज था, उसकी अनदेखी हो रही थी, उसका अपमान हो रहा था, उसकी चल नहीं रही थी, ना पार्टी में ना सरकार में। और तीसरी बात, बाहरी नेता जो बीजेपी में आ गए, उनकी वजह से भी बीजेपी को नुकसान हुआ। उनकी वजह से बीजेपी का जो वोटर था वो भी कंफ्यूज हुआ, बीजेपी का कार्यकर्ता भी उतना ही कंफ्यूज हुआ। और बहुत सारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने वर्षों तक जिस नेता के खिलाफ नारेबाजी की, जिस नेता के खिलाफ, विपक्ष के जिस नेता के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए, विपक्ष के जिस नेता के खिलाफ पोस्टर लगाए, आज पार्टी हमें कह रही है कि उसी नेता के पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगाइए, अब उस नेता के पोस्टर लगाइए और अब आप उसी विपक्षी नेता के कार्यकर्ता बन जाइए और अब उसे चुनाव जिताइए। ये हमें मंजूर नहीं। तो ये बीजेपी की कुछ समस्याएं हैं जो कोई बड़ा नेता माने या ना माने, लेकिन बीजेपी अगर इन बातों को सुधार ले तब बीजेपी आगे वापस उतने ही जोर के साथ आ सकती है। वरना ये सारी समस्याएं बीजेपी को पहले तो मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि ये गलती उनसे हुई है और फिर वो इन गलतियों को ठीक करे। अब हम आपको हमारी उस मुहिम का दूसरा भाग दिखाना चाहते हैं जिसमें हम देश की सड़कों को टोल टैक्स से आजादी दिलाने की मांग कर रहे हैं। असल में हमारे देश में आपने देखा होगा, हमारे देश में प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइन हैं, सब चीजें आपके आसपास प्राइवेटाइज होती जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब धीरे धीरे आपकी सड़कें भी प्राइवेट हो गई हैं और अब आप बड़ी संख्या में प्राइवेट सड़कों पर चल रहे हैं। आप शायद सोचते हैं कि ये सड़कें सरकार की हैं, सरकार आपके को बनाकर दे रही है, लेकिन ये सड़कें प्राइवेट हैं और आप इन प्राइवेट सड़कों पर चलते चलते अब परेशान होने लगे हैं। मेरे हाथ में ये जो चिट्ठियां आप देख रहे हैं, ये पूरा चिट्ठियों का जो बंच आप देख रहे हैं, देखिए ये सारी चिट्ठियां असल में आपकी हैं, यानी कल का शो देखने के बाद हमारे दर्शकों की है। सोचिए आज के जमाने में कितने लोग ऐसे हैं जो चिट्ठियां लिखते हैं, आज के जमाने में कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े ईमेल्स लिखते हैं जो मेरे हाथ में है। लोगों ने कितने दिल से, देखिए लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं, सुझाव दिए हैं, बताया है कि क्या करना चाहिए, जगहों के नाम लिखे हैं कि वो कैसे कैसे परेशान हो रहे हैं और वो सरकार से क्या चाहते हैं। हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, बहुत सारी चिट्ठियां आज हमारे पास आई हैं जिस मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। कल हमने टोल टैक्स पर आपको एक खबर दिखाई थी और भारत की जनता से सड़कों पर जो टोल वसूला जा रहा है उसके खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी और आप सबको ये कैंपेन इतना पसंद आया कि आप के इतने सारे ईमेल्स, इतनी सारी चिट्ठियां हमारे पास कल से लेकर अब तक आ चुकी हैं। इसलिए हाथ जोड़कर पहले आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका विश्वास, आपका प्यार हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, हमारा सबसे बड़ा ईंधन है। ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा था और बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने चिट्ठियां लिखी और वो हमसे जुड़ गए, अपना फीडबैक उन्होंने दिया, हमें बताया कि आपको क्या करना चाहिए, हमें बताया कि किस इलाके में, उनके अपने इलाके में कौन कौन सी सड़कें हैं जहां पर टोल टैक्स गैर कानूनी तरीके से वसूला जा रहा है, बताया कि उनके इलाके में क्या क्या सुधार होने की आवश्यकता है और वो कैसे इससे इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हमें कल इस बात का एहसास हुआ कि हमारे देश की जनता इस समस्या से कितनी त्रस्त है और कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान से देवांश ने हमें यह बताया कि जो सड़क जयपुर को करौली से जोड़ती है, उस सड़क पर पिछले कई वर्षों से गैर कानूनी तरीके से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। ये उनकी चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं, उनका मेल आया है। इसी तरह बेंगलुरु से प्रणब चक्रवर्ती ने कहा कि बेंगलुरु से मैसूर को जोड़ने वाली हाईवे पर 5 रुपए प्रति किलोमीटर से ज्यादा का टोल वसूला जा रहा है, जबकि ये नियमों के खिलाफ है। ये उनकी चिट्ठी है। गुजरात से बीरेन ने हमें ईमेल लिखा और कहा कि तापी जिले में पड़ने वाले मंडल टोल प्लाजा पर 260 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है और यह टोल टैक्स भी नियमों के खिलाफ है और यह इतना ज्यादा है कि इस मामले में सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से विनोद ने हमें लिखा कि नेशनल हाईवे नंबर 58 पर मेरठ में एक तरफ से 110 रुपए का टोल टैक्स वसूला जाता है। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे के अंदर ही वापस इस टोल प्लाजा से लौटता है तब भी उससे 110 रुपए ले लिए जाते हैं, जबकि नियमों के तहत 24 घंटे के अंदर उसी टोल प्लाजा से वापस लौटने पर यह टोल टैक्स या तो नहीं लगना चाहिए या कम लगना चाहिए। लेकिन यह मनमानी मेरठ में
नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर हो रही है, जबकि मुजफ्फरनगर से परतापुर के बीच इस हाईवे की स्थिति सामान्य सड़कों से भी बुरी है, लेकिन टोल एक एक्सप्रेसवे जैसी सड़क के नाम पर वसूला जा रहा है। यानी टोल तो दे रहे हैं एक्सप्रेसवे का, और सड़क की हालत ऐसी है जैसे कोई टूटी फूटी सड़क होती है। इंदौर से राहुल नायक ने लिखा कि इंदौर से पीथमपुर को जोड़ने वाली सड़क पर टोल टैक्स लंबे समय से वसूला जा रहा है, और यहां यह टोल टैक्स कैश में भी लिया जाता है, और यह एक तरह का भ्रष्टाचार है जिसमें सरकारी अफसरों के शामिल होने के भी आरोप है। और आज हमारी टीम जब मध्य प्रदेश के धार में इस टोल प्लाजा पर पहुंची तो पता चला कि यहां वाकई में टोल वाला झोल खुलेआम चल रहा है। आप रोड टैक्स जब गाड़ी का फिटनेस रजिस्ट्रेशन होता है तो आप वो ले ही रहे हो ना, आप तो फिर ये दोबारा लेने का क्या उचित है? कोई उचित ही नहीं बनता इनका। मोटर व्हीकल पे ये है ना, ये थोपा जा रहा है बिना वजह का। हाँ, बनता ही नहीं ना, या तो वो ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। शोषण तो हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, इसलिए तो मैंने बोला कि कुछ ऐसा कुछ इनको निकालना चाहिए कि आपका मतलब कौन कितना ट्रेवल कर रहा है और उसको कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सारे टैक्सेस ले लिए जाते हैं, उसके बाद भी ये रोड टैक्स के नाम पे, टोल टैक्स के नाम पे फिर से दोबारा वसूली करना कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। इसके बाद हरियाणा के खिड़की दौला टोल प्लाजा पर भी अवैध टोल टैक्स की वसूली हो रही है, और इस सड़क पर टोल टैक्स को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार भी अपनी सहमति दे चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यहां टोल वाला झोल अब भी खुलेआम चल रहा है। यह भी एक छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए। टोल हटाओ संघर्ष समिति काफी लंबे समय से इसको हटाने को लेकर प्रयास कर रही थी, लेकिन मुद्दा देखिए क्या है। ये खेड़की दौला टोल प्लाजा है। 2006 में यहां से टोल वसूलने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था, यहां पे और सरौल बॉर्डर के ऊपर। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और ये कहा कि सरौल बॉर्डर पर जो टोल प्लाजा है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। हालांकि उस वक्त खेड़की दौला टोल प्लाजा को हटाने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन फिर तमाम जो कंपनीज थी या फिर कस्टोडियल बैंक थे वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। उनका कहना था कि जो टोल प्रबंधन कंपनी है उसके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है जिसे वसूला जाना बाकी है, जिसके बाद माननीय कोर्ट ने सरौल टोल प्लाजा का तो हटा दिया, लेकिन खेड़की दौला टोल प्लाजा को वसूली जारी रखने के आदेश जारी किए गए थे। आपको मालूम है कि सरौल टोल हट गया, तो सरौल टोल हटा तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि यहाँ वाला जो टोल था इसका रेट डबल कर दिया गया। बोले कि जो सरौल टोल हट गया उसका रेट और इसका रेट मिला के डबल हो गया। 50 के आसपास सेक्टर्स यहाँ पर आ गए। अब वो सेक्टर्स में लोग आ गए, आप उनकी पीड़ा समझिए कि वो स्कूल भी जा रहे हैं तो भी टोल दे रहे हैं, हॉस्पिटल जाना है तो टोल देंगे, डीसी ऑफिस जाना है तो टोल देंगे, रजिस्ट्री करवाने जाना है तो टोल देंगे, बस स्टैंड जाना है तो टोल देंगे। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस टोल को हटा दिया जाए और जो जीपीएस टोलिंग भी ला रहे हैं वो विद इन शहर ना हो, शहर का डेवलपमेंट होना है। जैसा नवदीप भाई ने बताया, हमें एक छोटे से छोटे काम के लिए यहाँ से वहाँ जाना है। अगर आप टोल सिस्टम रखेंगे तो शहर के डेवलपमेंट में एक होगा। ये जो विद इन सिटी जो टोल कंसेप्ट है ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। 2007 से यहाँ न्यू गुड़गांव की जनता इससे त्रस्त है। अगर आप देखते हैं, ये आपका सामने NH8 है, NH8 पर इस टोल को किसी तरीके से बाईपास करने के लिए एक ऑप्शन मिला, CPR भी आज की डेट में आप सुबह शाम दोनों समय आप जाएंगे, आपको बिल्कुल ट्रैफिक इसमें बहुत आपको ट्रैफिक जाम की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। देखिए ये हमने केंद्र के अंदर प्रस्ताव भेजा है और केंद्र उसके ऊपर निर्णय लेगा और केंद्र जैसा भी निर्णय लेगा तो हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम आपकी आवाज बनेंगे, हम हमेशा से आपकी आवाज बने हैं। और अगर पूरे देश में, हर राज्य में, हर इलाके में लोग परेशान हो रहे हैं
तो सरकार को इस बात का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कोई कमी तो है और सरकार को ये बात पता होनी चाहिए। इसलिए ये मुद्दा हम आपके लिए उठा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में आप में से बहुत सारे दर्शकों ने हमें लिखा है, आगे भी आप लिखते रहिए। अगर आपका कोई फीडबैक है, आप हमें बताना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आपके पास कोई सुझाव हैं, अगर हमारे देश में इस मुद्दे को लेकर कोई एक्सपर्ट्स हैं जो हमें बताना चाहें कि इसमें क्या होना चाहिए, तो आपके सारे सुझावों का हम स्वागत करते हैं। और अपने तमाम दर्शकों से जो हमारे इस परिवार के सदस्य हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप हमें लगातार बताइए, लिखते रहिए। और अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसी समस्या हो रही है टोल को लेकर, तो हमें जरूर बताइएगा। हम अपनी टीम वहां पर भेजेंगे और फिर ये मुद्दा पूरे देश के सामने हम ऐसे ही उठाते रहेंगे। आज कारगिल विजय दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज लद्दाख के पास द्रास सेक्टर पहुंचे और उन्होंने शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी। लेकिन साथ ही आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निपथ योजना पर उठ रहे सवालों का भी एक बहुत करारा जवाब दिया है और कहा है कि भारतीय सेना की औसत आयु ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है। इस योजना का लक्ष्य सेना को युवा बनाना है। सेना में घोटाले करने वाले लोग स्वार्थ की राजनीति के लिए भारतीय सेना को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए अग्निवीर पर इस तरह का पब्लिक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने आज दिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ये दिया है और साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी एक बहुत बड़ा संदेश आज कारगिल से दिया है। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु एवरेज एज ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना हमारे देश में असल में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है और ये सब हुआ इसलिए क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने लगातार इसे लेकर दुष्प्रचार किया। भारतीय सेना की औसत उम्र इस समय 32 वर्ष है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। भारतीय सेना की औसत उम्र अभी 32 वर्ष है, जो अग्निपथ योजना की मदद से अगले कुछ वर्षों में घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। और यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कारगिल युद्ध की समीक्षा करने वाली कमेटी ने अपने सुझावों में यह साफ साफ कहा था कि भारत की सेना का युवा जो है, भारत की जो सेना है वो युवा होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए और उसका फिट होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप कारगिल जैसे और युद्धों को जीतना चाहते हैं, अगर आप चीन के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, आपको याद होगा चीन ने जैसे गलवान पर हमला किया था और उस दिन हमारे जो सैनिक हैं वो चीन के सैनिकों से भिड़े थे, या जब कारगिल के दौरान सैनिकों को पाकिस्तान का करारा जवाब देना होता है, उस समय दो बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हमारे सैनिक कितने फिट हैं
और हमारे सैनिक कितने युवा हैं। ये बात हर बार हर कमेटी ने कही है। जब भी हमने कोई जांच बैठाई है किसी भी युद्ध पर, तो हर कमेटी ने हमें यही कहा है कि हमारे सैनिक युवा होने चाहिए और हमारे सैनिक फिट होने चाहिए। और अगर हमें 32 साल की जो हमारी औसत आयु है भारतीय सेना की आज, अगर आपको उसे नीचे लाना है तो आपको अग्निवीर जैसी योजनाओं को लाना पड़ेगा। लेकिन साथ ही हम यह भी कहना चाहेंगे कि अगर अग्निवीर योजना में कोई ऐसे क्लॉज, टर्म्स, कंडीशंस कुछ ऐसी बनाई गई है जो हमारे देश के युवाओं को ठीक नहीं लग रही है, हमारे देश के लोगों को, युवाओं के परिवारों को ठीक नहीं लग रही हैं, तो फिर सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसमें कुछ ऐसी चीजें जोड़ देनी चाहिए जो हमारे युवाओं के लिए और ज्यादा आकर्षक हो सके। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले ही कह दिया है कि वो अब अग्निवीरों को उनकी नौकरी समाप्त होने के बाद आरक्षण देंगी, लेकिन सरकार को और भी देखना चाहिए कि इसमें समस्या क्या है, युवाओं को, बाकी के लोगों को क्या समस्या है, और उसे सुनकर वो उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं, उसमें उचित बदलाव कर सकते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि भारतीय सेना की औसत उम्र को तो आपको नीचे लाना ही पड़ेगा, और वो तब नीचे आएगी, भारतीय सेना तब युवा हो पाएगी जब आपके पास अग्निवीर जैसी स्कीम्स होंगी। अब उसमें जो भी ऐसी बातें हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं, सरकार को उन्हें वहां उससे दूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया, और आप सोचिए द्रास में खड़े होकर, जो कि पाकिस्तान की सीमा से थोड़ा ही दूर है, वहां से उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि हम आतंकवाद को पूरी ताकत से कुचल कर रहेंगे। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी जहां पर खड़े होकर आज ये साफ साफ बात कह रहे थे और पाकिस्तान को संदेश दे रहे थे, वो जगह पाकिस्तान की सीमा से और पाकिस्तान की सेना के पोस्ट से इतनी करीब है कि पाकिस्तान के पोस्ट पर जो उनके सैनिक बैठे होंगे, वो वहां बैठकर प्रधानमंत्री मोदी की आवाज को साफ साफ सुन पा रहे होंगे। खेलों का वर्ल्ड वॉर आज से शुरू हो रहा है और इस बार भारत के 117 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और इस बार 145 करोड़ के हमारे देश को कम से कम 20 ओलंपिक मेडल्स जीतने की उम्मीद है। 20 मेडल्स का यह लक्ष्य आपको छोटा लगता है या बड़ा लगता है, आज हम इसका भी एक विश्लेषण करेंगे। इस बार के ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के 203 देशों और संगठनों के 10,500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिनमें भारतीय खिलाड़ियों की हिस्सेदारी सिर्फ 1.1% है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 145 करोड़ की आबादी वाले भारत ने 117 खिलाड़ियों को इस बार ओलंपिक खेलों में भेजा है। 142 करोड़ की आबादी वाले चीन ने 405 खिलाड़ियों को, 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका ने 592 खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा, 12.5 करोड़ की आबादी वाले जापान ने 409 खिलाड़ियों को, 8.5 करोड़ की आबादी वाले जर्मनी ने 428 खिलाड़ियों को और 6.5 करोड़ की आबादी वाले ब्रिटेन ने 327 खिलाड़ियों को इस बार ओलंपिक खेलों में भेजा है। हमने 117 खिलाड़ियों को भेजा है, जबकि हमारी आबादी है 145 करोड़। भारतीय खिलाड़ियों की इतनी कम हिस्सेदारी निराश जरूर करती है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि पिछले कुछ ओलंपिक खेलों में भारत ने अपनी स्थिति में काफी सुधार किया है। पिछले 124 वर्षों के इतिहास में भारत ने पहली बार 100 से ज्यादा खिलाड़ियों का दल वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में भेजा था। तब देश में मोदी सरकार आई थी। उस समय इस दल में कुल 117 खिलाड़ी थे और इस बार भी 117 खिलाड़ी ही है। भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा दल पिछले ओलंपिक खेलों में भेजा था, जिसमें कुल 127 खिलाड़ी शामिल थे। मोदी सरकार के आने से पहले वर्ष 2012 में भारत ने सिर्फ 83 खिलाड़ी भेजे, वर्ष 2008 में 57 खिलाड़ी, 2004 में 73 खिलाड़ी, वर्ष 2000 में 65 और वर्ष 1996 के ओलंपिक खेलों में हमने सिर्फ 49 खिलाड़ी भेजे थे, जबकि इस बार की संख्या है 117। ओलंपिक खेलों की शुरुआत वर्ष 1896 में हुई थी,
लेकिन भारत ने इसमें पहली बार हिस्सा वर्ष 1900 में लिया और वो खेल पेरिस में ही हुए थे और इस बार के ओलंपिक खेल भी उसी जगह पेरिस में हो रहे हैं। इस बार कुल 32 खेलों के 329 गोल्ड मेडल दांव पर लगे हैं, जिनमें भारत के 117 खिलाड़ी 16 खेलों में हिस्सा लेंगे, जबकि बाकी के 16 खेलों में भारत की तरफ से न कोई दावेदारी है न हिस्सेदारी है। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स में भाग लेंगे, जिनमें 18 गोल्ड मेडल दांव पर है और इन 29 खिलाड़ियों में नीरज चोपड़ा का नाम भी है, जिन्होंने पिछली बार 13 वर्षों के बाद भारत को ओलंपिक खेलों का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके बाद 21 खिलाड़ी हमारे शूटिंग में हैं, 19 खिलाड़ी हॉकी में, 8 खिलाड़ी टेबल टेनिस में, 7 खिलाड़ी बैडमिंटन में, 6 बॉक्सिंग में, 6 तीरंदाजी में, 6 कुश्ती में, 3 टेनिस में और 2 खिलाड़ी स्विमिंग और 1 खिलाड़ी वेटलिफ्टिंग में भारत को मेडल दिलाने के लिए मुकाबले में उतरेंगे। पिछले 3 ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल 15 मेडल जीते हैं, जिनमें 7 मेडल महिला खिलाड़ियों ने और 8 पुरुष खिलाड़ियों ने जीते हैं और यही वजह है कि इस बार भी भारत ने अपने जिन 117 खिलाड़ियों को भेजा है, उनमें महिला खिलाड़ियों की संख्या 47 है, जो कुल खिलाड़ियों का 40% होती है। दंगल फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि मारी छोरियां छोरों से कम है के। इस डायलॉग में जो नारी शक्ति दिखती है, उस नारी शक्ति का आज पूरी दुनिया लोहा मान रही है। पिछले ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा 113 मेडल अमेरिका ने जीते, जिनमें से 66 महिला खिलाड़ियों ने जीते। सिर्फ 41 मेडल पुरुष खिलाड़ियों ने जीते थे। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 88 मेडल चीन ने जीते और इनमें भी 47 महिला खिलाड़ियों ने जीते और 35 पुरुष खिलाड़ियों ने, जबकि भारत ने जो 7 मेडल जीते, उनमें 3 मेडल महिला खिलाड़ियों ने जीते और 4 पुरुषों ने। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से बिल्कुल भी कम नहीं है और यही वजह है कि इस बार महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया गया है। अब देखिए, जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं, जब वो खेल को अपने करियर के रूप में चुनती हैं तो उन्हें पहले इजाजत लेनी पड़ती है एक पुरुष से। या तो उनके पिता इस बात की इजाजत देते हैं, या उनके पति इस बात की इजाजत देते हैं, या भाई इस बात की इजाजत देते हैं। और जब ये महिलाएं खेल के मैदान में उतरती हैं तो उन्हीं पुरुषों से आगे निकल जाती हैं। जीवन में कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, इनमें कितनी भी सजावट कर लो, ये कभी अपने नहीं होते।